हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर। आज हम बात करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में, बट वी विल नॉट टॉक अबाउट जस्ट बुकिश डेफिनेशन। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सो हमने यहाँ पर कोई भी बुकिश डेफिनेशन लिखकर उसे समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि ये जो वर्ड्स हैं जैसे कि एलिगरी या जो भी फिगर ऑफ स्पीच है उसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, बजाय कोई बुकिश डेफिनेशन देने की। उसके एग्जाम्पल भी दिए जाएंगे। तो आइए जानते हैं इन फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में। आई होप अगर आप इसे अच्छे से समझ लेंगे तो उसके बाद इससे रिलेटेड जो MCQs जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन्हें अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले बात करेंगे एलिगरी की। एलिगरी जहाँ पर भी आ जाए वहाँ से हमें सीधा सीधा रिलेट ये करना है कि हिडन मीनिंग, एक ऐसा लिटरेरी टेक्स्ट जिसमें बोला तो कुछ और गया है, शो कुछ और किया गया है, लेकिन उसके पीछे हिडन मीनिंग कुछ और ही बताता है। जैसे कि जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म, इसमें एनिमल्स के थ्रू जो है कम्युनिज्म पर क्रिटिसिज्म किया गया है। जो ऑथर है वो क्रिटिसिज्म करता है कम्युनिज्म पे। एनिमल फार्म रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल, इसमें ये दिखाया गया है कि एनिमल्स किस तरह से एक सोसाइटी को रन करते हैं, किस तरह से एक सोसाइटी को चलाते हैं। बट क्या रियल में एनिमल्स सोसाइटी को चलाएंगे? ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने रशियन रिवॉल्यूशन पे और रशियन सोसाइटी जो उस टाइम का सिनेरियो चल रहा था उस पर क्रिटिक किया है, उस पर क्रिटिसिज्म किया है, यही सब दिखाया गया है। सो एनिमल्स के थ्रू जॉर्ज ऑरवेल ने किस तरह से रशियन रिवॉल्यूशन के ऊपर पूरा वो सिनेरियो दिखाया, वो मैटर करता है। तो उसके पीछे हिडन मीनिंग था जो उन्होंने अपनी बुक में ये चीज़ दिखाई कि एनिमल सोसाइटी को रन कर रहे हैं। वहीं उसके पीछे हिडन मीनिंग ये निकल कर आया कि एक्चुअली में एनिमल्स रन नहीं कर रहे सोसाइटी को, बल्कि जो रन कर रहे हैं उन्हें एनिमल्स बोला गया है। या फिर उसके पीछे हिडन मीनिंग उस टाइम के सिनेरियो को दिखाता है कि उस टाइम चल क्या रहा था, उस टाइम गवर्नमेंट कैसी थी, और ये सारी चीज़ें। इसी तरह अगर हम एडमंड स्पेंसर के फेयरी क्वीन को देखें, सो एडमंड स्पेंसर ने जो ये वर्क लिखा है फेयरी क्वीन, ये इंग्लिश एपिक है जो कि 1590 में पब्लिश हुआ। इसमें अर्थुरियन नाइट्स के बारे में दिखाया गया है, लेकिन साथ ही साथ अगर इसके हिडन मीनिंग को देखें तो ये पूरी तरह से कमेंट्री है एलिजाबेथन एज पर, कि जिस टाइम पर एलिजाबेथ आई उस टाइम पर किस तरह से क्या काम चल रहा था, पूरी तरह से उस पर कमेंट्री की गई है। इसी तरह से नेथेनियल हॉथरॉन का अगर हम वर्क देखें स्कारलेट लेटर, जो कि 1600s के अराउंड पब्लिश हुआ, उसमें ह्यूमिलेशन दिखाया गया है। वो लेटर ए जो है, उनके कपड़ों पर वो जो लेटर ए है उसका साइन बना हुआ है। सो एक्चुअली में ये उस टाइम की जो जो प्यूरिटन पीपल थे उनकी हिपोक्रेसी दिखाई गई है, उस पर क्रिटिसिज्म किया गया है कि वो पनिश किस तरह करते थे। इसी तरह से जॉन बनियन के पिलग्रिम प्रोग्रेस की बात करें तो उस पिलग्रिम प्रोग्रेस में जो क्रिश्चियन नाम का कैरेक्टर दिखाया गया है जो अपनी जर्नी करता है सेलेस्टियल सिटी की तरफ जो कि हेवन है, वहाँ पर वो अपनी जर्नी तय करता है। तो वो जो कैरेक्टर है क्रिश्चियन, वो पूरी की पूरी जो अच्छे लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, कि हर एक आइडल सिटीजन को रिप्रेजेंट करता है। और उसके साथ साथ जो जर्नी मर्सी होपफुल दिखाया गया है वो एक एलिगोरिकल रिप्रेजेंटेशन है कि हर एक गुड कैरेक्टर या फिर गुड क्रिश्चियन के पास ये फेथफुलनेस, मर्सीफुल या होपफुल वो होना चाहिए। तो बेसिकली एलिगरी नाम आते ही हमें ये याद रखना है कि इसके पीछे हिडन मीनिंग क्या है। तो एलिगरी को हम यहाँ सीधा सीधा कनेक्ट करते हैं हिडन मीनिंग से। जैसे ही एलिगरी आ जाए दैट मीन्स हिडन मीनिंग, और हिडन मीनिंग हमें तभी पता चलेगा जब हमें उस टेक्स्ट के बारे में पता होगा कि एक्चुअली में वो टेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है या उस बात का एक्चुअल मतलब क्या निकलता है, तभी हम उसके हिडन मीनिंग तक पहुंच पाएंगे। अब नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन की बात करते हैं। तो एलिट्रेशन में जब भी कॉन्सोनेंट साउंड एक ही लाइन में रिपीट हो रहे हो, बार बार कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट हो रहे हों, जैसे कि बहुत सारे टंग ट्विस्टर को हम ले सकते हैं, जैसे कि डबल बबल गम बबल्स डबल, डी डी रिपीट हो रहा है, इसी तरह बी बी भी रिपीट हो रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ ये कॉन्सोनेंट साउंड है ना कि वोवल साउंड है।
तो आई होप कॉन्सोनेंट और वोवल के बीच में डिफरेंस आपको पता ही होगा। तो जब भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होते हैं एक ही सेंटेंस में तो वहाँ पर एलिट्रेशन होता है, जैसे कि डबल बबल गम बबल्स डबल। नेक्स्ट वन इज ऐसे ही देख सकते हैं हम, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। ऐसे ही शी सेल्स सीज शेल्स बाय द सी शोर। तो यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। ऐसे ही फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ये वाला एग्जाम्पल बहुत देखने को मिलता है एलिट्रेशन में। सो जहाँ पर भी ये कॉन्सोनेंट रिपीट हो वो एलिट्रेशन है। एलिगरी नाम आते ही हमें हिडन मीनिंग के पास चले जाना है कि इसमें कुछ ना कुछ हिडन मीनिंग है, और एलिट्रेशन आते ही दैट मीन्स इसके अंदर कुछ ना कुछ कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो एलिट्रेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एल्यूजन की। सो एल्यूजन मतलब है कि ब्रीफ और इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, किसी भी चीज़ की ब्रीफ और इनडायरेक्ट हम उसको रेफरेंस दे देते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल हम लेंगे शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट से। जैसे कि शेक्सपियर और के रोमियो एंड जूलियट में रोमियो को दिखाया गया है, अगर हम किसी को ऐसे बोले डोंट एक्ट लाइक अ रोमियो इन फ्रंट ऑफ हर, दैट मीन्स हम क्या कह रहे हैं कि रोमियो की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डायरेक्ट ही उसको बोल दी। हम उसे कुछ और भी बोल सकते थे कि इस तरह से रिएक्ट मत करो, लेकिन हमने उसे एक पर्टिकुलर नाम ही दे दिया कि अब रोमियो की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके जैसे तुम रिएक्ट मत करना, डोंट एक्ट लाइक अ रोमियो इन फ्रंट ऑफ हर। दैट मीन्स सीधी सी बात है कि रोमियो की तरह, जो जैसा रोमियो करता था, जो जो चीज़ें वो करता था वैसे तुम एक्ट मत करना। दैट मीन्स कि उसकी ब्रीफ, उसकी एक छोटी और इनडायरेक्ट रेफरेंस जो है हमने उसे बोल दी है कि तुम रोमियो की तरह एक्ट मत करना, तो वहाँ पर क्या हो गया एल्यूजन। सो ब्रीफ और इनडायरेक्ट रेफरेंस दी जाए तो एल्यूजन। नेक्स्ट बात करते हैं एनाफोरा की। गाइस हमने एलिट्रेशन में पढ़ा था जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो, लेकिन एनाफोरा में हम पढ़ेंगे कि जिसमें पूरे के पूरा वर्ड और सेंटेंस रिपीट हो बार बार। याद रखिएगा एलिट्रेशन जो था उसमें कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगा, लेकिन एनाफोरा में जो है ये जो है फ्रेज रिपीट होगा या सेंटेंस रिपीट होगा। फॉर एग्जाम्पल, वी शैल गो ऑन टू द एंड, वी शैल फाइट इन फ्रांस, वी शैल fight on seas and oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our island whatever the coast may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender. So ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है, बार बार एक ही सेंटेंस या एक ही फ्रेज रिपीट हो रहा है। इसी तरह से एक फेमस लाइन हम देख सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर जो बोली गई है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, शैल नॉट पेरिश फ्रॉम द अर्थ। दैट मीन्स ये जो द पीपल द पीपल द पीपल है, यहाँ पर भी ये एनाफोरा डिवाइस यूज की गई है। अब बात करते हैं एंटीथेसिस की, जहाँ पर अपोजिट आइडियाज हों जो कंट्रास्ट करें एक दूसरे को। जैसे कि अपोजिट आइडियाज हमें देखने को मिल सकते हैं स्लेवरी, स्लेवरी इज एंटीथेसिस ऑफ फ्रीडम। यहाँ पर अगर एक ही सेंटेंस में स्लेवरी और फ्रीडम की बात की जाए तो वहाँ पर एंटीथेसिस हो गए, क्योंकि वो दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। इसी तरह टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। दैट मीन्स गलती करना इंसानों का काम है लेकिन माफ़ करना भगवान का काम है। यहाँ पर भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। दोनों जब दो विचार या दो लाइंस एक दूसरे के अपोजिट हों तो वहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, वहाँ पर एंटीथेसिस है। नेक्स्ट बात करते हैं अपोस्ट्रोफी की। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है अपोस्ट्रोफी, हमें इसका साइन भी मालूम है अपोस्ट्रोफी होता क्या है। सो दिस इज द साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी। वी कैन से वाओ जब भी हम कुछ इस तरीके की बात करते हैं, जैसे कि ओ रोज हाउ स्वीट यू स्मेल एंड हाउ ब्राइट यू लुक। तो यहाँ पर जो एंड में साइन होगा वो अपोस्ट्रोफी, एक्चुअली दिस इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एंड ये जो एक्सक्लेमेशन का साइन होगा वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। वैसे तो अपोस्ट्रोफे का साइन, अपोस्ट्रोफे जिस तरीके से हम एस लिखते हैं किसी भी वर्ड के बाद वो होता है अपोस्ट्रोफे, लेकिन यहाँ पर ये जो फिगर ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं, यहाँ पर अपोस्ट्रोफे में जहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन का साइन हो या कुछ भी ऐसे आश्चर्य से इस तरीके की बात की जाए
एक्सक्लेमेशन साइन के साथ, तो वहां पर फिगर ऑफ स्पीच होगी अपोस्ट्रोफी। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, दाउ वॉज नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमोर्टल बर्ड, और यहाँ पर साइन है एक्सक्लेमेशन। तो ये जो इस तरीके की बात की जा रही है एक्सक्लेमेशन इसके साथ, साइन के साथ, तो यहाँ पर ये फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रही है अपोस्ट्रोफी। अब बात करते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच बैथोस के बारे में। ये बैथोस का मतलब होता है जब एक वॉइस में सडन चेंज हो जाए, टोन ऑफ वॉइस में। जैसे कि हम कुछ प्रैंक्स देखते हैं, बोला कुछ और जाता है लेकिन एंड में ये कहा जाता है कि अरे, जब वो किसी दूसरी तरीके की फील ले जाता है तो हम उसे कहते हैं अरे ये तो प्रैंक था। तो एक फनी एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। सपोज अ गाय वांट्स टू प्रपोज अ गर्ल, वो उस लड़की के पास जाता है और उसे कहता है, एंड ही सेज टू दैट गर्ल कि तुम्हें कोई और देखे तो जलता है ये दिल। एंड इफ अ गर्ल सेड कि क्या क्या कह रहे हो तुम, तो वो कहे कि अरे मैं तो यह पूछ रहा था कि ये लाइन कैसी है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो टोन है वो चेंज कर दी है, अ काइंड ऑफ प्रैंक यहाँ पर किया गया है। तो जब सडन चेंज हो वो टोन में, तो वहाँ पर बाथोस जो है फिगर ऑफ स्पीच यूज होती है। इसी तरह लिटरेचर की बात करें तो नॉर्थंगर एबे बाय जेन ऑस्टिन, तो जो नॉर्थंगर एबे है जेन ऑस्टिन का वर्क, उसमें ये फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं कंसीट की। तो ये कंसीट क्या है? टू डिसिमिलर थिंग्स का कंपैरिजन। जैसे कि मेटाफिजिकल पोइट्स करते थे, कोई भी दो डिसिमिलर थिंग उठा ली, उनका कंपैरिजन कर दिया। इट इज़ अ लाइक अ मेटाफर, बट मेटाफर में क्या करते हैं हम कि कुछ सिमिलर थिंग्स लेते हैं और उसे उसी से रिलेट करके कह देते हैं। लेकिन कंसीट में हम क्या कहेंगे कि डिसिमिलर थिंग्स लेनी है। जैसे कि मेटाफिजिकल पोइट्स लेते थे डिसिमिलर थिंग और उसी की बात करते थे। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, अ ब्रोकन हर्ट इज लाइक अ डैमेज्ड क्लोक। अब ब्रोकन हर्ट का डैमेज क्लोक से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, ब्रोकन हर्ट इज लाइक अ डैमेज्ड क्लोक। ब्रोकन हर्ट कैसे कि एक डैमेज्ड क्लोक की तरह है। तो यहाँ पर जो है कंसीट ये फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं सरकमलोक्यूशन। जब भी इसके नाम से ही पता चल रहा है सरकमलोक्यूशन, मतलब कि उसको पूरा राउंड लगवा दिया, सरकम उसको गोल गोल घुमा दिया, लेकिन जो अपने मुद्दे की बात है उसको डायरेक्ट नहीं बोला। तो बेसिकली जब हम अपनी बात को डायरेक्ट ना बोलकर घुमा फिरा कर बोलते हैं, तो वहां पर यूज होती है सरकमलोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, पास्ड ऑन फ्रॉम दिस अर्थ, मतलब क्या है इसका कि पास्ड ऑन फ्रॉम दिस अर्थ, अरे सीधा सीधा ही कह दो कि वो चला गया है इस दुनिया से या मर गया है, डाइड सीधा भी बोला जा सकता है, लेकिन नहीं, उसने तो घुमाकर बोला पास्ड ऑन फ्रॉम दिस अर्थ। सो ये क्या हो गया, सरकमलोकेशन। इसमें क्या होता है, चियास्मस। इसमें होता है कि दो पैरेलल फ्रेजेस होते हैं लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि रिवर्सल ऑफ फ्रेजेस। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज ऑल माई लव, माई हार्ट बिलोंग्स टू हर। दो पैरेलल फ्रेजेस हैं लेकिन एक दूसरे से अलग है। शी हैज ऑल माई लव, उसके पास मेरा सारा लव है, और माई हार्ट बिलोंग्स टू हर, दोनों एक दूसरे से अपोजिट सेंटेंसेस है, पैरेलल है और एक दूसरे के रिवर्सल में लिखे गए हैं एक्चुअली में। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, रिवर्सल है इसीलिए ये क्या हो गई, चियास्मस। नेक्स्ट है डाइकोप। डाइकोप मतलब कि नाम से ही पता चल रहा है दो। जब हम दो में दो पार्ट में डिवाइड करते, बेस्ट एग्जांपल है शेक्सपियर का हैमलेट, वहां से लिया गया टू बी और नॉट टू बी। दो में डिवाइडेड है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, टू बी और नॉट टू बी। क्या हो गया, डाइकोप, दो में डिवाइड कर दिया सेंटेंस। इसके बाद बात करते हैं हाइपरबली। हाइपरबली जो है, यहाँ पर कोई भी बात जब बढ़ा चढ़ा कर कही जाए। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कहते हैं कि अरे तुमने तो रो रो कर बाल्टियां भर दी, क्या एक्चुअली में उसने बाल्टी भरी? नहीं, ऐसा रियल में नहीं होता है। तो ये क्या हो गई, हाइपरबली, जहां पर बढ़ा चढ़ा कर बात की जाए कि तुमने तो अपने आंसुओं से बाल्टियां भर दी। इमेजरी, इसके नाम से ही पता चल रहा है इमेजरी, जहां पर किसी चीज की इमेज बन गई है हमारे सामने, तो वहां पर क्या यूज हो रहा है, इमेजरी। फॉर एग्जाम्पल, द पोट वॉज एज रेड एज अ टंग आफ्टर अ चेरी फ्लेवर्ड रिंग पॉप। तो ये जो रेड यहाँ पर यूज किया गया है, ये दिखाया गया है कि पोट इतना रेड था जैसे कि टंग जो है वो चेरी फ्लेवर रिंग पॉप खाने के बाद होती है। तो यहाँ पर हमारे सामने एक इमेज बन गई कि वो कितना रेड था। इसी तरह, ही फेल्ट लाइक द फ्लावर्स वर वेविंग हेलो,
तो हमारे सामने क्या एक इमेज बन गई कि फ्लावर्स कितना खिलखिला रहे थे, वो ऐसा फील करता है कि फ्लावर्स जो है वो हेलो बोल रहे हैं उसको, हमारे सामने एक इमेज बन गई। तो यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, इमेजरी। नेक्स्ट बात करते हैं मेटाफर की, जहाँ पर हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर देते हैं, वहाँ पर हम एज, लाइक, सो इन चीज़ों का यूज़ नहीं करते। तो मेटाफर जैसे कि द वर्ड इज़ अ स्टेज, क्या एक्चुअली में वर्ड एक स्टेज है, नहीं है, बट हम क्या कर रहे हैं कि कंपैरिजन कर रहे हैं कुछ सिमिलर चीज़ों की, कि हमें यहाँ पर भी परफॉर्म करना पड़ता है, वर्ड क्या एक स्टेज है। इसी तरह से हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि लाफ्टर इज़ द म्यूजिक ऑफ सोल। एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल जॉन डन के द्वारा दिया गया इसी तरह से मेटाफर का, कि शी इज ऑल स्टेट्स एंड प्रिंस आई, शी इज ऑल स्टेट्स एंड प्रिंस आई। इस तरह से ये मेटाफर का एग्जाम्पल है कि जहाँ पर हम डायरेक्ट इस तरह से कंपैरिजन करके बोल देते हैं। हर लवली वॉइस वॉज म्यूजिक टू हिज ईयर्स, जो उसकी प्यारी सी वॉइस है वो म्यूजिक है उसके कानों के लिए। जब हम किसी चीज़ का रेफरेंस देकर उसको लिंक करें, फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ में आएगा कि जैसे पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, मतलब कि जो लिखने वाले हैं वो हथियार चलाने वालों से ज़्यादा बेहतर हैं। हमने यहाँ क्या किया, हमने राइटर का नाम ना लेकर, ऑथर का नाम ना लेकर, हमने क्या बोला, पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, मतलब कि लिखने वाले बेहतर हैं लड़ने वालों से। पेन और स्वॉर्ड, हमने एक एक चीज़ उनकी यूज़ कर ली बजाय उनका नाम लेने के। तो यहाँ पर ये फिगर ऑफ स्पीच होगी मेटोनिमी। इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं, इसके पीछे क्या है, निमी, मतलब कि नाम। इसको हम इस तरीके से याद रखने के लिए बोल सकते हैं कि निमी मतलब कि नाम, जब हम उसका डायरेक्ट नाम ना लेकर उसकी कोई उससे रिलेटेड चीज का नाम ले ले, कि जैसे कि पेन इज वाइटर देन द स्वॉर्ड, राइटर की जगह हमने पेन ले लिया, स्वॉर्ड लड़ने वालों की जगह हमने स्वॉर्ड का नाम ले लिया। ओनोमेटोपोइया, यहाँ पर क्या होता है कि साउंड किसी भी एनिमल की या किसी भी चीज की जब हम साउंड की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिंग डोंग, मतलब कि बेल बज रही है। इसी तरह अगर हिस की आवाज बोली जाए, कौन करता है, स्नेक करता है। मर्मरिंग कौन करता है, इसी तरह बज की आवाज कौन करता है, मक्खियाँ। तो ये जो चीज है ये ओनोमेटोपोइया है, जब हम साउंड की बात करते हैं बजाय उसके एक्चुअल मीनिंग की या एक्चुअल वर्ड के। ऑक्सीमोरन, देखिए हमने एंटीथेसिस में पढ़ा था कि पूरा का पूरा फ्रेज ही एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन हम ऑक्सीमोरन में पढ़ेंगे कि जब एक वर्ड दूसरे के अपोजिट है, डे नाइट, सोरो स्वीट, या फिर सोरो और हैप्पीनेस, इस तरह के जब जो भी कॉन्ट्ररी वर्ड्स एक साथ आते हैं वहां पर यूज होता है ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट बात करते हैं पैथेटिक फैलेसी की, जैसे कि जब इन एनिमेट थिंग्स, दैट मीन्स जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें फीलिंग नहीं होती, या जो निर्जीव चीज़ें होती हैं जिसे हम कह सकते हैं जिनमें फीलिंग नहीं होती, जब राइटर उन चीज़ों को फील देने की कोशिश करे। फॉर एग्जाम्पल द फ्लावर्स डांस्ड इन द ब्रीज, क्या फ्लावर डांस कर सकते हैं ब्रीज में, नहीं कर सकते, लेकिन हमने क्या करा, उसे एक फीलिंग दे दी। अब वो हवा चल रही है तो फ्लावर्स तो हिलेंगे ही या खिलखिलाएंगे इस तरह से, तो हमने जो है उसे एक फीलिंग दे दी कि फ्लावर्स डांस्ड इन द ब्रीज, हवा चल रही थी तो वो डांस कर रहे थे। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, जो विंड जो है वो बातें कर रही थी ट्रीज की वजह से। तो ये क्या हो गया, एक तरह से पैथेटिक फैलेसी। जब हम पैथेटिक, इसके नाम से पता चल रहा है किसी ऐसी चीज में फीलिंग भर देना जिसमें फीलिंग ना हो, तो वहां पर क्या हो गया, पैथेटिक फैलेसी। ये पैथेटिक फैलेसी और पर्सोनिफिकेशन लगभग सिमिलर ही है, बट पैथेटिक फैलेसी में इस तरह से इनएनिमेट चीज़ों को फीलिंग दी जाती है। सिमिली यहाँ पर कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन जहाँ पर भी एज, लाइक, एज वेल एज इन चीज़ों का यूज़ हो वहाँ पर सिमिली है, लेकिन जहाँ पर डायरेक्ट रिलेट कर दिया जाए एज, लाइक इन चीज़ों का यूज़ ना हो वहाँ पर मेटाफर है। तो सिमिली यहाँ पर एज, लाइक का यूज़ है, तो यहाँ पर कैसे होगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही इज़ लुकिंग एज हिज फादर, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो यहाँ पर एज का यूज हो रहा है, लाइक का यूज हो, एज वेल एज इन चीज़ों का यूज हो, फिर रिलेट किया जाए तो वहाँ पर सिमिली यूज है। जब हम पार्ट ऑफ होल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल जब हम पूरी चीज़ की बात करने की बजाय उसके किसी छोटे से पार्ट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल उसे अपनी ब्रेड एंड बटर के लिए अर्निंग करनी ज़रूरी है, तो यहाँ पर ब्रेड एंड बटर क्या हो गया, उसकी रोजी रोटी। हमने क्या करा, ब्रेड, उसकी रोजी रोटी या फिर उसका जो लाइफस्टाइल है वो बोलने की बजाय हमने क्या बोला, ब्रेड एंड बटर।
अगर हम ये बोले कि मेरी जो है सेट ऑफ व्हील्स जो है वो ख़राब हो गया, तो यहाँ पर व्हील्स हमने यूज़ किया कार की जगह। हम ऐसा भी कह सकते थे कि मेरी कार ख़राब हो गई, लेकिन मैंने क्या बोला कि सेट ऑफ व्हील्स जो है वो ख़राब हो गए हैं। तो पार्ट ऑफ होल, होल की बजाय एक पार्ट को यूज़ किया गया है, तो वहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, सिनेक्डकी। नेक्स्ट है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये मेरी एक फेवरेट है। जैसे कि ट्रांसफर्ड एपिथेट, एपिथेट मीन्स एडजेक्टिव, और ट्रांसफर्ड मीन्स जब वो ट्रांसफर हो जाए वो एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल स्लीपलेस नाइट, नाइट कभी भी स्लीपलेस नहीं होती। आप हो सकते हो परेशान, आप उसकी वजह से स्लीपलेस हो सकते हो, लेकिन नाइट तो स्लीपलेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अ ब्यूटीफुल डे, आप किसी इंसान को ब्यूटीफुल कह सकते हो, लेकिन एक डे कैसे ब्यूटीफुल होगा। तो इस तरह से जब ट्रांसफ़र हो जाए वो एपिथेट, वो एडजेक्टिव ट्रांसफ़र हो जाए, उस नाउन की बजाय किसी दूसरे नाउन के पास चला जाए, तो वहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज़ होता है। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट फिगर्स ऑफ स्पीच। अगर आपको ये समझ आ गई हैं, तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लाने वाले हैं MCQs। सो आप उन MCQs को करके ट्राई कीजिएगा कि आपको ये रियल में समझ आई भी है या नहीं, और उन MCQs का आंसर दीजिए एंड जानिए कि आपने इसे कितना समझा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर ये अच्छे से समझ आ गई हो, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।